हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। और यहाँ पर जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हम पहले ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं, देखिए कोई भी टेम्परेचर अगर होता है, ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है उसके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस के आगे जो भी नंबर होते हैं उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ताकि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं बेसिकली कोएफिशिएंट, स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर कोई भी टेम्परेचर हमको दिया हुआ तो उस टेम्परेचर पर रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उनके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से डिवाइड किया जाता है ताकि जो भी इंडिविजुअल कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट वैल्यू पे चली जाए। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लॉ, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मान लीजिए ये हमने जनरल इक्वेशन ली है। ए बी कोई रिएक्टेंट है जो सी डी प्रोडक्ट में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ए बी को और सी डी को बैलेंस करने के लिए इसके आगे देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? के सी इजिकल्स टू प्रोडक्ट को हम ऊपर रख देंगे और रिएक्टेंट को कहाँ रख देंगे, रिएक्टेंट को हम नीचे रख देंगे। तो प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिया और रिएक्टेंट को हमने नीचे लिया। तो यहाँ पर जो भी हमारे ए बी सी और डी है ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स के लिए भी और प्रोडक्ट्स के लिए भी, दोनों के लिए ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस रहेंगे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो या फिर डी हो। ठीक है, अब अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, तो मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन को कंसीडर किया है, मान लीजिए 4NH3 मतलब अमोनिया है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या देगा, NO देगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर जो भी Kc की वैल्यू रहेगी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हम कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट को हम ऊपर रखेंगे और रिएक्टेंट को हम नीचे रखेंगे। जो भी मोलार कंसंट्रेशन होता है ना, उसको कैसे बताया जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं उसके ऊपर वो जो भी स्पीशीज़ का मोलार कंसंट्रेशन है उसको इंडिकेट किया जाता है। क्लियर? तो बेसिकली इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि हाइड्रोजन और आयोडीन को ले लेते हैं, जिससे हमारा क्या बन चुका है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HI का जो होल स्क्वायर है उसको ऊपर रख देंगे और उसके नीचे H2 और I2 को रख देंगे और इसको हम X मान लेंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेते हैं रिवर्स रिएक्शन के लिए, मतलब ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन थी कि जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में ऐड हो रहे थे और हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। अब इसी की जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाएगी कि हाइड्रोजन आयोडाइड को लेंगे और उसको हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट करेंगे सेम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको हम कैसे निकालेंगे? तो H2 I2 अपॉन में HI और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या मालूम पड़ता है कि जो भी हमारी वैल्यू होती है वो 1/x या 1/kc होगी। इसका मतलब kc डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/kc हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है रिवर्स रिएक्शन के लिए, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है, देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे रिवर्स रिएक्शन का इन्वर्स होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर?
तो ये होता है हमारा बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब हमने मान लीजिए जो कोएफिशिएंट थे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उनको हमने चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस चेंज के लिए। जैसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, हाफ H2 प्लस हाफ I2 क्या बनेगा? HI बनेगा। इन सभी के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा उसको हम कैसे निकालेंगे? Kc इज इक्वल्स टू HI अपॉन में H2 की पावर हाफ और I2 की पावर हाफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? X हाफ इज इक्वल्स टू में Kc हाफ। अब हमारी जो इक्वेशन थी 7.5 जो हमने पढ़ी ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन को हम लेंगे और इस इक्वेशन को हम n से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? NH2 है ना, NH2 प्लस NI2 गिव्स 2NHI। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए वो KCN के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। और इससे हमें ये पता चलेगा जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा Kc एक फॉरवर्ड का होगा और एक बैकवर्ड का होगा। उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहेगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रहेगी? डिफरेंट रहेगी। और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्पेसिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर हम रिएक्शन देखते हैं किसके बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और जो भी है जनरल रिएक्शन उसके मल्टीपल्स को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। देखिए, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वो Kc रहेगा। लेकिन वहीं ये रिएक्शन अगर रिवर्स हो जाती है, मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, पहले प्रोडक्ट आ गया और बाद में क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया, तो ये हो जाएगा CC प्लस DD इज इक्वल्स टू AA प्लस BB और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा KC इज इक्वल्स टू 1/Kc। और इसी तरीके से अगर हम NAA प्लस NBB की वैल्यू को लेंगे तो ये हो जाएगा NCC प्लस NDD और KC डबल डैश और KCN एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।